हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का जो सेट पेपर है। आज हम लोग सीरियल सेट पेपर देखेंगे और वन शॉट वीडियो। जी हाँ, एक ही वीडियो में आपका पूरा पूरा 70 नंबर पक्का। आपको यार इम्पोर्टेंट से अच्छा है कि आप पेपर ही सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। ठीक है ना। एग्जाम तक हम आपको कम से कम 21 सेट तो पीवाईक्यू पेपर सेट प्रोवाइड ही करवा दे, जहां से आपके प्रश्न पूरे पूरे आए। तो ये रहा आपका 70 नंबर का पेपर, जिसमें से आपको पास होने के लिए केवल 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी। और एक बात याद रखना, 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा। अरे गुरु जी, 30 नंबर में हो जाएगा काम? बिल्कुल यार, क्यों परेशान हो रहे हो। सोचिए, 30 नंबर आपको स्कूल से मिल रहा है। 70 नंबर का पेपर है, 70 में से केवल 23 नंबर की जरूरत है पास होने के लिए। बहुत छोटा नंबर है, हो जाएगा, परेशान मत होना। समय सर कितना समय आपको बाबू 3 घंटे 15 मिनट का करेगा समय मिलने वाला है। कितना? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलने वाला है। और ये 3 घंटे 15 मिनट का एकदम निर्णायक समय रहेगा गुरुदेव, एकदम चौचक युद्ध करेंगे। नोट में प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए, जैसे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है नामांकित रेखा चित्रों द्वारा करना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक आपको उसके सम्मुख दिए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे तो 4 नंबर का सर बहुविकल्पी आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे पहला है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायु परागण की विशेषता नहीं है? यानी कि वायु परागण की विशेषता क्या नहीं होती? हल्के परागण बिल्कुल वायु परागण विशेषता होती, तभी उड़कर किसी अन्य वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। बेहतर अनावृत पुंज के असर बिल्कुल। बृहद एवं पृच्छ वर्तिकाग्र ये भी। असंख्य बीजांड ये बिल्कुल नहीं। असंख्य बीजांड ये बिल्कुल नहीं। ये आपके हल वायु परागण की बिल्कुल विशेषता नहीं है। ठीक है, बल्कि ये बहुभ्रूणता का है। अगला है यहाँ पे आपका दात्र कोशिका रक्तता ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है, वो किससे? वैलिन से होता है। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते सर? 4 होते। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला है यहाँ पे क्या है? बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रहने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? वो क्या नहीं है? आपका तापमान भी है, विटामिन भी है और लवण भी है। यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। यानी कि इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। उपयुक्त में से डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निश्चित उत्तरीय प्रश्न आएगा पेपर में आपके। ये आएगा आपका 5 नंबर का। 5 रहेंगे, एक एक नंबर के 5 नंबर के। चलिए सर, आक्जेलिस और कोमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं? यानी कि जो हमारा एक्जेलिस और कोमेलाइना होता है, यह कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं? तो आक्जेलिस और कोमेलाइना यह 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं। पहला क्या है? अमिल और दूसरा है अनुमिल। पहला क्या है? अमिल और दूसरा क्या है? अनुमिल परागण। ये 2 प्रकार के करते हैं। अगला है यहाँ पे सरख वाला, क्या ध्यान देना। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग करके अपने शोध में किया था और उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम लिखिए? यानी कि जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था और उस जीवाणु का आपको क्या बताना है सर? नाम भी आपको बताना है कि उस जीवाणु का नाम क्या था। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था और इस जीवाणु द्वारा निमोनिया रोग होता है। कौन सा होता है? निमोनिया रोग होता है। अगला यहाँ पे स्त्री जनतंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम क्या है? स्त्री जनतंत्र में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी जो भाग है वो क्या है? झालर है। वो क्या है सर जी? भाग झालर है। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा और किन्हीं 2 को लिखिए? तो मेंडल का जो वंशागति सिद्धांत है, उन कारणों तक 1900 तक अज्ञात रहा। पहला क्या कारण था? संचार सुविधाओं के आज जैसी व्यवस्था नहीं थी। यानी कि उस समय संचार सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से सभी तक मेंडल ने अपना ये जो शोध कार्य थे वो पहुंचा नहीं पाए थे। और क्या था? इन्होंने गणितीय शब्दावली का प्रयोग किया था, जिससे जीव विज्ञान को समझा पाए थे। अगला है
नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो साइनोबैक्टीरिया के नाम क्या क्या हैं? तो नत्रजन नत्रजन स्थिरीकरण के लिए एनोलिना, नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया के दो क्या है नाम है। उसके बाद आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न पेपर में आपके बनने वाला है। देखिएगा प्रश्न क्या है यहाँ पे। तीसरा क मटर के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो मटर के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण परीक्षार्थ संकरण द्वारा किया जाता है। जब प्रथम पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावित पीढ़ी के साथ कराते हैं तो इसे हम लोग परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। अगला यहाँ पे सह विलुप्तता की व्याख्या कीजिए। सर सह विलुप्तता क्या होती है? तो किसी एक जात के विलुप्त होने पर उस पर आश्रित दूसरी जात भी विलुप्त हो जाती है, इसी घटना को क्या बोलते हैं? सह विलुप्तता कहते हैं। क्या कहते हैं? सह विलुप्तता कहा जाता है। अगला यहाँ पे ग वाला है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल आपको चित्र बनाना है। तो ये प्रतिरक्षी अणु है और उसकी संरचना का क्या है चित्र, ये आप अपने डायग्राम में नोट कर सकते हैं। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है सर। प्रश्न क्या है, थोड़ा बात समझिएगा। लैग प्रचालोक यानी कि लैग ओपेरॉन में जेड एम वाई जीन किस एंजाइम का कूटलेखन करते हैं और उसके कार्यों का आपको उल्लेख करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ई कोलाई में तीनों एंजाइम के जीन एक साथ सिट्रॉन जेड, सिट्रॉन वाई और सिट्रॉन ए के रूप में उपस्थित होते हैं। इन जीनों को मिलाकर संरचनात्मक जीन भी कहते हैं और ये एक साथ उपस्थित होते हैं, अतः इनकी सक्रियता में भी संबंध होता है। संरचनात्मक जीन के साथ इनकी सक्रियता को नियंत्रित करने वाली नियंत्रक जीन भी क्या होता है? उपस्थित होता है। और लैग आई जीन के नियंत्रण में लैग निरोधन प्रोटीन का संश्लेषण होता है और ये नियंत्रक जीन तीन प्रकार के नियामक जीन, प्रोत्साहक जीन और प्रचारक जीन होते हैं और जीनों के इस समूह को ही लैग ओपेरॉन का सिद्धांत कहते हैं। ये रहा आपका लैग ओपेरॉन का सिद्धांत। देखेंगे आप तीन जीन मिलेंगे, आपका ए, वाई और जेड मिलेगा। बाकी यहाँ पे हैं और ये आपके हैं, पूरे पूरे फिगर आप बना सकते हैं। अगला यहाँ पे सर प्रश्न है। प्रश्न क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैविक कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखिए। तो कृषि की वह प्रक्रिया जिसमें कल कारखानों से निर्मित रासायनिक उर्वरकों, वृद्धि नियंत्रकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग न करके जीवांश युक्त उर्वरकों जैसे खाद, गोबर, नीम आदि का प्रयोग करते हैं, जैव कृषि कहलाती है। ठीक ना? उसे क्या कहते हैं सर? जैव कृषि कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरी शुरू होगा। 4 का क सर क्या है? आभासी फल एवं वास्तविक फलों में क्या अंतर है? सेब किस प्रकार का फल है? तो सेब एक आभासी फल है। चलिए देख लेते हैं कैसे। तो देखिएगा, सबसे पहले निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय फल की रचना करता है और अंडाशय से विकसित फल को हम लोग क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य फल। यानी जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं और जिन फलों का निर्माण अंडाशय से नहीं होता उसे हम असत्य फल कहते हैं। काम खत्म। यानी कि अंडाशय से के अतिरिक्त पुष्पकम या पुष्प के किसी अन्य भाग से निर्मित फल आभासी फल कहलाता है। जैसे नाशपाती, काजू, सेब, स्ट्रॉबेरी, अनाज, जितने भी ये सब आभासी फल के उदाहरण हैं। क्योंकि सेब में फल का निर्माण मांसल पुष्पासन से होता है, इसीलिए इसे हम लोग आभासी फल कहते हैं। और सेब में खाद्य भाग पुष्पासन होता है, ना कि अंडा से होता है। अगला यहाँ पे सर ख वाला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। ख वाला ये प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर? ख वाला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? यानी जो मेंडल जी थे वो अपने प्रयोग में मटर का ही पौधा क्यों चुना? भाई साहब और किसी का, अरहर का, गेहूं का चुन सकते थे, नहीं। देखिए क्यों? क्योंकि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता था और ये एक साल में कई बार लगाया जा सकता था। इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमता वाले हैं होते हैं और इनमें परागण आसानी से किया जा सकता था। मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते हैं और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक क्या था? सरल था। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर जी, क्या प्रश्न है यहाँ पे? निलोडित बीज रिएक्टी की व्याख्या कीजिए। यानी निलोडित बीज रिएक्टी क्या होता है, इसको आपको बताना है। मैं यहाँ पे फिगर भी आपको दूंगा और इसकी व्याख्या भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना। चलिए सर देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बायोरिएक्टर होता है क्या? तो इसमें कई सारे भाग होते हैं। तो कम आयतन संवर्धन से उत्पादन की मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता। इसी कमी को पूरा करने के लिए एवं अधिक मात्रा में उत्पाद का उत्पादन करने के लिए बायोरिएक्टर या बायोरिएक्टर के विकास हुआ। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान
जिसमें सूक्ष्म जीवों, जंतुओं, कोशिकाओं का उपयोग करके कच्चे माल को जैविक उत्पादों जैसे एंजाइमों, वेस्ट आदि में हम लोग क्या करते हैं सर, परिवर्तित करते हैं। विलोडन यानी कि स्टीयरिंग प्रकार का बायोरिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला क्या है सर, बायोरिएक्टर है। विलोडित हेड बायोरिएक्टर यह एक बेलनाकार एवं इसका आकार घुमावदार होता है। आधार के घुमावदार होने के कारण अंदर रखी वस्तु को मिश्रित करने में सहायता मिलती है और इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता व उसका मिश्रण होता है और इसमें एक प्रक्षोभक तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र और एक झाग नियंत्रण तंत्र और ताप नियंत्रण तंत्र आदि भाग लगे होते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, बायोरिएक्टर का चित्र है। एक तरफ साधारण विलोडन हॉज रिएक्टर बायो है और दूसरा आपका दंड विलोडक हॉज बायो रिएक्टर आप फिगर यहाँ पे बना सकते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सा, साधारण विलोडन हॉज बायो रिएक्टर और दंड विलोडन विलोडन हॉज बायो रिएक्टर, ठीक ना। अगला यहाँ पे प्रश्न 4.5 का क्या बोल रहा है सर जी, अंडजन के व्यवरात व्यवरणात्मक पार्ट का आरेखी चित्र बनाइए। तो ये भैया आपका अंडजनन है, ये मैंने यहाँ पे चित्र बनाया, इस फिगर को आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अगला देखिएगा प्रश्न सर क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सर सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है और टीकाकरण क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं, इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। टीकाकरण क्या होता है, जीव वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है और इन्हीं औषधियों को वैक्सीन या टीका कहा जाता है तथा इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, टीकाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। ग सर प्रश्न है क्या बोल रहा है, किन्हीं 3 संवाहक रहित विधियों का उल्लेख कीजिए जिनका पुनर्योगज डीएनए को सक्षम परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो है वो आपका क्या है, माइक्रो इंजेक्शन, दूसरा क्या है विद्युतीकरण और तीसरा क्या है, जीनगन विधि। तो माइक्रो इंजेक्शन क्या बोलते हैं, यह सूक्ष्म सुइयों का उपयोग करके डीएनए को सीधे कोशिका के केंद्रक में डालकर पोषित कोशिका में उत्तम गुण के डीएनए को शामिल करने की क्रिया है। विद्युतीकरण क्या होती है, यह क्रिया है जिसके द्वारा अच्छे गुण के डीएनए के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए पोषित कोशिका को प्लाज्मा परत में क्षणिक छिद्र बनाए जाते हैं। अगला है जिनगन विधि। इस विधि में क्या होता है, यह एलियन डीएनए से लिफ्टी माइक्रो प्रोजेक्टाइल को लक्ष्य कोशिका में बहुत तेजी वेग से बमबारी करने की होती तकनीक की होती है, ठीक है ना। अगला है यहाँ पे अग्घा वाला प्रश्न। सर प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोल रहा है प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, उदाहरणों के सहित आपको व्याख्या करना है। ठीक है, चले देखते हैं। तो जो प्रकाश होता है जंतु और पौधों के वितरण को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। कैसे, देखते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक प्रकाश है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से पौधा इस क्रिया के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है तथा अंधेरे में यह क्रिया करके ऊर्जा प्राप्त करता है तथा अंधेरे से यह क्रिया संभव नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे लाइन मिस्टेक है, इसको हटा दीजिएगा। यह देखिए, यह जब प्रकाश होता है तो क्रिया करता है और भोजन बनाता है। जब प्रकाश नहीं होता तो यह क्रिया नहीं कर पाता और भोजन नहीं बना पाता। ऐसा देखा गया है कि प्रकाश की प्रखरता, प्रकाश की किस्म और प्रकाश का समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर प्रकाश धूप बहुत तेज है तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा से हो जाएगा। अगर प्रकाश बहुत धीमा है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, यानी भोजन अपना नहीं बना पाएगा पौधा। कई पौधे पुष्पन के लिए अपनी प्रकाश आवधिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सूर्य के प्रकाश पर भी क्या होते हैं सर, निर्भर होते हैं। अगला यहाँ पे सर छठा का क क्या बोल रहा है, बढ़ांध पिता की सामान्य पुत्री का विवाह सामान्य पुरुष से होने पर बढ़ांधता के वाहक की संभावना उसके पुत्र में क्या होगी, वंशावली चार्ट सहित आपको व्याख्या कीजिए। चलिए देखते हैं। एक सामान्य स्त्री का विवाह बढ़ांध पुरुष के साथ कराने पर इनके सभी पुत्र सामान्य होंगे, परंतु पुत्री यानी कि स्त्रियां इस रोग की वाहक होंगी, क्योंकि बढ़ांध कारक जिन पुरुष के एक्स लिंग गुणसूत्र पर होते हैं। अतः यदि किसी बढ़ांध दंपति यानी सामान्य स्त्री सामान्य को एक बेटा और एक बेटी है तो इनके बीच सामान्य दृष्टि का अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। अगला यहाँ पे ख वाला है सर। ख वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, जानवर हो यानी बोले तो मवेशी
और सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के किन्हीं 3 कमियों का उल्लेख कीजिए। तो जानवरों एवं सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन जब मधुमेह के रोगियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है और यह एलर्जी का क्या बनता है, कारण बनता है। और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी भाषा में, अगर आपको लिखना है तो थोड़ा इसका बड़ा आंसर आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे स्वस्थान यानी कि इन सीटू तथा वह स्थान यानी कि एक्स सीटू संरक्षण पर आपको क्या करना है सर, टिप्पणी करना है। चलिए देखते हैं सर जी कि स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है। संरक्षण इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों में से ही रखा जाता है और ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना आवश्यक है और इस कारण ही राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार बनाए गए हैं और भारत में लगभग 102 राष्ट्रीय उद्यान तथा 550 अभ्यारण्य है। दूसरा है स्थानीय संरक्षण क्या होता है। इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को उनको प्राकृतिक आवासों से हटाकर जंतु उद्यानों, वनस्पति उद्यानों एवं फील्ड बैंक आदि में रखा जाता है। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न सर क्या बोल रहा है, स्पर्धा एवं परजीविता को उदाहरण सहित आपको व्याख्या करना है। बताना एक स्पर्धा और परजीविता क्या होता है। चलिए देखते हैं स्पर्धा क्या होता है सर जी। विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों द्वारा सीमित आपूर्ति वाले संसाधनों जैसे खनिज, पोषक तत्व, जल व प्रकाश के संग्रहण करने हेतु हुई पारस्परिक क्रिया स्पर्धा कहलाती है और इसमें पारस्परिक क्रिया करने वाली दोनों सदस्य प्रजातियां ऋणात्मक रूप से प्रभावित होती हैं और अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। उदाहरण के लिए फसली पौधे व खरपतवार के बीच जल, खनिज, लवण, स्थान, प्रकाश आदि हेतु होने वाली प्रतिस्पर्धा कहलाती है। और दूसरा है आपका फ्लेमिंग पक्षी व मछलियों के बीच साझे खाद्य जंतु प्लवक के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा। दूसरा आपका परजीविता क्या होती है, विषम पोषी जीवधारी जो जीवित कोशी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं और परजीवी कहलाते हैं तथा यह घटना परजीविता कहलाती है। जैसे अधिकांश जीवाणु, कवक आदि परजीवी अपना जीवन काल या उसका एक भाग कोशी के शरीर पर या उसके शरीर से पूरा करते हैं। जैसे कसकटा व जू खटमल, वाह मच्छर इत्यादि वाह परजीवी क्या होते हैं, उदाहरण होती है। अगला यहाँ पे है सर प्रश्न क्या है आपका, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये 5 नंबर का आएगा और ये लास्ट प्रश्न होता है, 7 का सर लास्ट प्रश्न है। क्या यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में विभेद उत्पन्न कीजिए। बीज प्रत्याधार एवं बीज पत्र परिक, दूसरा है परिभ्रूणपोष एवं फली, अध्यावरण और बीज चूल। दो को करना है, हम यहाँ पे दो को ही करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पूरा एक्सप्लेन हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसके बारे में, बीज प्रत्याधार एवं बीज पत्रोपरिक के बारे में देखते हैं। तो मूलांकुर व प्रांकुर के अतिरिक्त भ्रूणी अक्ष के दो अन्य महत्वपूर्ण भाग होते हैं, बीज पत्राधार व बीज पत्रोपरिक। भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो मूलांकुर तथा अक्ष व बीज पत्रों से जुड़ने के स्थान के बीच उपस्थित होता है, बीज प्रत्याधार कहलाता है। दूसरे शब्दों में मूलांकुर बीज पत्राधार के ठीक नीचे स्थित होता है। बीजों के अंकुरण के समय बीज प्रत्याधार में हुई अत्यधिक वृद्धि से बीज प्रत्याधार मूलांकुर को भूमि की सतह के नीचे ले जाता है और इसी प्रकार भ्रूणी अक्ष का वह भाग जो प्रांकुर और भ्रूणी अक्ष व बीज पत्र के जुड़ाव बिंदु के बीच स्थित होता है उसे बीज पत्रोपरिक कहते हैं। दूसरा है परिभ्रूणपोष और फली में हमें टिप्पणी करना था। तो परिभ्रूणपोष क्या होता है, यह बीज में केंद्रक के अवशेष के रूप में बनता है, यानी बीजांड के रूप में बनता है। यह संरचना को सूक्ष्म करता है। यह कुछ फलों में पाया जाता है, उदाहरण के लिए जैसे काली मिर्च। फली क्या होता है, यह परिपक्व डिंब ग्रंथि दीवार से बनता है। यह संरचना में मांसल व सूक्ष्म दोनों हो सकता है। यह सभी बीजों में पाया जाता है, उदाहरण ले जैसे आम। और तीसरा है आपका अध्यावरण एवं बीज चूल। तो अध्यावरण को देखते हैं क्या होता है। अध्यावरण बीजांड का सबसे बाहरी आवरण होता है। इसकी कोशिकाओं की प्राकृतिक जीवित पतला व चिकना होता है। यह निषेचन के पूर्व ही संरचना है जिसमें स्केलेरिड अनुपस्थित होते हैं। और दूसरा है आप बीज चोल। तो बीज चोल बीज का सबसे बाहरी आवरण है। इसकी कोशिकाओं की प्रकृति मोटा एवं सख्त होता है। यह निषेचन की संरचना होती है। तो ये रहा आपका क्लास 12th बायोलॉजी के पूरे पेपर का हल। एक भी क्वेश्चन नहीं ढूंढा। इंपॉर्टेंट पढ़ने से अच्छा है कि आप भैया पूरा पेपर पढ़ लो। देखिएगा दो काम करिए, आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, सिलेबस बाद आप हमारे दिए गए पेपर पढ़ लीजिए, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चन आपके बनेंगे इसी पेपर से बनने वाले हैं, तो क्यों ना आप पूरे उस पेपर को ही पढ़ लीजिए, है कि नहीं।
चलिए सर, ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।